और चलिए अब रुक करते हैं देश और दुनिया की खबरों का। सबसे पहले बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान में जल्दी चुनाव को लेकर पूर्व पीएम इमरान खान के आह्वान पर उनकी पार्टी पीटीआई द्वारा निकाले गए इस्लामाबाद मार्च के दौरान हिंसा भड़क उठी। सुरक्षा बलों के साथ टकराव में 10 की मौत होने और कई जवानों के घायल होने की खबर है। मेट्रो स्टेशन भी फूंक दिया गया है। इमरान ने शहबाज सरकार को 6 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने इस दौरान चुनाव की घोषणा नहीं की तो पूरा देश इस्लामाबाद कूच करेगा। पूर्व पीएम इमरान खान की इस्लामाबाद रैली को रोकने के दौरान पुलिस और पीटीआई कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। इस्लामाबाद का मेट्रो स्टेशन फूंक दिया गया और इसके बाद शहबाज शरीफ सरकार ने इस्लामाबाद में सेना तैनात कर रेड जोन घोषित कर दिया। सरकार ने रैली पर रोक लगा दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि आजादी मार्च के लिए पीटीआई को वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराएं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक मस्जिद और उत्तरी शहर मज़ार शरीफ में 3 मिनी बसों में हुए विस्फोट में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि संख्या अभी बढ़ सकती है। बल्कि प्रांतीय पुलिस प्रवक्ता आसिफ वजीरी ने बताया कि बम शहर के विभिन्न जिलों में 3 मिनी बसों पर रखे गए थे। उन्होंने कहा कि धमाकों में 15 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। बल्कि स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख नजीबुल्लाह तवाना ने कहा है कि वाहनों में हुए विस्फोटों से मारे गए लोगों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। आंतरिक मंत्रालय ने कहा है कि राजधानी काबुल में एक मस्जिद के अंदर एक और बम विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। वहीं काबुल के एक अस्पताल में ट्वीट किया गया कि मस्जिद विस्फोट में 5 लोगों की मौत हुई है और 22 अन्य लोग घायल हैं। काबुल में एक मस्जिद के अंदर हुए बम धमाके में घायलों को निकालने के लिए एम्बुलेंस मस्जिद में पहुंची है। जानकारी के मुताबिक मस्जिद में एक पंखे के अंदर बम रखा गया था। 4 बम हमलों की अभी तक किसी आतंकी समूह जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। बता दें कि पिछले महीने 29 अप्रैल को काबुल में एक सुन्नी मस्जिद में हुए हमले में कम से कम 10 लोग मारे गए थे। यहां बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक सूफी समुदाय के सदस्य मौजूद थे, जो नमाज अदा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। वहीं 21 अप्रैल को मज़ार शरीफ में एक शिया मस्जिद में हुए बम विस्फोट में कम से कम 12 नमाजियों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि एक दिन ऐसा आएगा जब उनका देश भारत के साथ कूटनीतिक और आर्थिक रूप से जुड़ सकेगा। उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल वो दिन आना होगा। उस दिन हम अपनी पूरी आर्थिक क्षमता अनलॉक करेंगे और सभी समृद्धि का फल साझा करेंगे। जरदारी ने यह बात अपने विभिन्न पड़ोसियों समेत पाकिस्तान के आर्थिक और व्यापार के अवसरों को अनलॉक करने के लिए जरूरी विभिन्न कदमों के बारे में बात करते हुए कही। उन्होंने देश के पड़ोस में कई संघर्षों के बारे में बात करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि मेरे जीवन काल में वो दिन आएगा जब हम क्षेत्रीय संघर्षों को हल करने में सक्षम होंगे। हालांकि जरदारी ने जोर दिया कि पाकिस्तान अपने राष्ट्रीय हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। वो विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के मौके पर दावोस में पाथफाइंडर ग्रुप और मॉर्टिन डॉव ग्रुप द्वारा आयोजित सत्र में बोल रहे थे। इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स अगले हफ्ते भारत यात्रा पर आएंगे। गैंट्स भारत और इजराइल के बीच 3 दशकों के राजनयिक संबंधों की मजबूती पर चर्चा करेंगे। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गैंट्स 1 जून को अपनी यात्रा पर रवाना होंगे। पहली ये यात्रा मार्च में होने वाली थी, लेकिन कोरोना मामलों की वृद्धि और इजराइल में कई आतंकी हमलों के बाद यात्रा रद्द की गई थी।
हाल ही में इजराइल में अल अक्सा में हिंसा हुई थी, जिसमें कई लोग मारे भी गए थे। हालांकि गैंट्स के कार्यालय ने यात्रा के विवरण का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कहा है कि वो अपने भारतीय समकक्ष राजनाथ सिंह के साथ मिलेंगे और दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेंगे। रूस यूक्रेन के जंग के बाद अब चीन ताइवान पर नजरें गड़ाए हुए है। वहीं 25 मई को चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सीनियर तान कैफे ने साफ तौर से कहा है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए युद्ध के आदेश का इंतजार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और ताइवान की स्वतंत्रता में जुटी ताकतों और विदेशी फोर्सेस के हस्तक्षेप को विफल करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ तौर से कहा है कि पीएलए आर्मी की ईस्टर्न थिएटर कमान ने हाल ही में जो ताइवान के करीब सैन्य ड्रिल की थी, वो यूएस और ताइवान के अलगाववादियों गठजोड़ के खिलाफ थी, ताकि राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा सके। बता दें कि जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड मीटिंग के लिए आए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ तौर से कहा है कि अगर चीन ने ताइवान को जोर जबरदस्ती से हड़पने की कोशिश की तो अमेरिका चीन के खिलाफ सैन्य बल इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाएगा। इस दौरान चीन की पीएलए ईस्टर्न कमान भी अलर्ट हो गई थी। सेनेगल देश के टिवाउने शहर में आग की बड़ी घटना सामने आई है। यहां एक अस्पताल में आग लगने से 11 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। देश के राष्ट्रपति मैकी साल ने इस दुखद घटना की जानकारी दी है। राष्ट्रपति मैकी साल ने ट्वीट करके इस घटना की जानकारी दी। उन्होंने लिखा है कि टिवाउने के सार्वजनिक अस्पताल के नवजात विभाग में आग में 11 नवजात शिशुओं की मौत के बारे में मुझे दर्दनाक और निराश करने वाली जानकारी मिली है। ये बहुत दर्दनाक घटना है। इस घटना से मुझे बहुत दुख हुआ है। मृतक शिशुओं के परिवार वालों के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। फिलहाल अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। हादसे की जांच की जा रही है। और चलिए अब बात करते हैं भारत की। अलगाववादी नेता यासीन मलिक के टेरर फंडिंग में दोषी पाए जाने पर एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके बाद पाकिस्तान भी बौखला गया है। मलिक के सपोर्ट में पाकिस्तान खुलकर सामने आ रहा है। उधर यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा मिलने के बाद कश्मीर में तैनात सभी सशस्त्र बलों की छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द कर दी गई हैं। साथ ही सेना को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। यासीन को दिल्ली में कड़ी सुरक्षा के बीच तिहाड़ जेल से कोर्ट लाया गया था। यासीन मलिक ने सुनवाई के दौरान कबूल कर लिया था कि वो कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल था। वो प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का चीफ है। वहीं यासीन मलिक को लेकर पाकिस्तान से आवाजें उठने लगी हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सभी देशों से अपील की है कि वो मोदी सरकार के इस कदम का विरोध करे। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी यासीन मलिक को दोषी ठहराए जाने को लेकर भारत की आलोचना की है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मलिक के समर्थन में एक ट्वीट में कहा है कि दुनिया को भारत के जम्मू कश्मीर में राजनीतिक कैदियों के साथ भारत सरकार के दुर्व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। प्रमुख कश्मीरी नेता यासीन मलिक को फर्जी आतंकवाद के आरोपों में दोषी ठहराना भारत में मानवाधिकार के हनन की आलोचना करने वाली आवाजों को चुप कराने का निरर्थक प्रयास है। मोदी सरकार को इसके लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए। इधर पाक के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी यासीन मलिक की तरफदारी में खुलकर सामने आ गए हैं। इमरान ने ट्वीट में भारत की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा है कि मैं कश्मीरी नेता यासीन मलिक के खिलाफ मोदी सरकार की फांसीवादी नीति की कड़ी निंदा करता हूं। इसमें यासीन को अवैध रूप से जेल में रखने को लेकर फर्जी आरोपों में उन्हें सजा देना शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत अधिकृत कश्मीर में हिंदुत्व फांसीवादी मोदी सरकार के राज्य पोषित आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं दिल्ली की एनआईए कोर्ट ने यासीन मलिक पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया है। एनआईए की मांग थी कि यासीन मलिक को फांसी की सजा दी जाए। बता दें कि यासीन मलिक को सजा सुनाने के बाद दिल्ली में भी हाई अलर्ट है। उसे तिहाड़ जेल के बैरक 7 में रखा गया है। उस पर सीसीटीवी कैमरे से पैनी नजर रखी जा रही है। बुधवार शाम यासीन मलिक को हवालात से कोर्ट रूम लाया गया था। इस बीच अदालत के बाहर कई लोग तिरंगा लेकर पहुंच गए थे। सजा का ऐलान होते ही दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर जमा लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए मिठाइयां बांटी। वहीं श्रीनगर के पास मैसूमा में यासीन मलिक के घर के पास मलिक समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प की बात भी सामने आई। यहां पत्थरबाजी के बाद हालात सुरक्षा कर्मियों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। आतंकवाद को शह देने वाले पाक को एक बार फिर सुरक्षा बलों के हाथों मुंह की खानी पड़ी है। बता दें कि आतंकियों ने ऐसा ही एक प्रयास आज भी किया, जहां जिला कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा से सटे गांव जुमागुंड से पाकिस्तान से घुसपैठ कर आए लश्कर तैयबा के 3 आतंकवादियों को सेना ने एक मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया। साथ ही मारे गए आतंकवादियों की फिलहाल पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। आईजी कश्मीर विजय कुमार ने तीनों आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि करते हुए कहा है कि घुसपैठ के तुरंत बाद इन आतंकियों का मारा जाना बड़ी सफलता है। उन्होंने सेना और पुलिस को इसकी बधाई भी दी है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि ये आतंकी रात को नियंत्रण रेखा से सटे जुमागुंड गांव से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ के लिए आए थे। गांव के कुछ लोगों ने जब गांव के बाहर संदिग्ध गतिविधि देखी तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने भी बिना समय गंवाए सेना के जवानों के साथ आतंकवादियों की तलाश शुरू कर दी है और 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। वहीं जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में कश्मीर की एक टीवी एक्ट्रेस की मौत हो गई है। बता दें कि एक्ट्रेस के 10 साल के भतीजे को भी गोली लगी है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकी अब बच्चों को भी निशाना बना रहे हैं। लगातार दूसरे दिन घाटी में आतंकी वारदात सामने आ रही है। इस घटना से घाटी में दहशत है। इससे पहले 2 पुलिस कांस्टेबल्स को आतंकियों ने निशाना बनाया था। पुलिस ने जानकारी दी है कि ये आतंकी हमला 25 मई शाम बडगाम जिले के चदूरा के हिशरू इलाके में हुआ है। बता दें कि हिशरू निवासी टीवी कलाकार अम्बरीन भट्ट और उनके 10 वर्षीय भतीजे पर आतंकवादियों ने शाम को उनके घर के बाहर गोलियां चला दी। चोट लगने के कारण अम्बरीन भट्ट ने दम तोड़ दिया। भतीजे को हाथ में गोली लगी थी और वो अभी खतरे से बाहर है। ये आतंकी घटना अलगाववादी नेता यासीन मलिक को सजा सुनाए जाने के कुछ समय बाद ही सामने आई, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
और चलिए अब बात करते हैं दिल्ली की। विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल के रूप में शपथ ले ली है। दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी ने उन्हें शपथ दिलाई। और आपको बता दें कि राजनिवास में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सांसद मनोज तिवारी, कई मंत्री, विधायक और बड़ी संख्या में नौकरशाह भी मौजूद रहे। बता दें कि विनय कुमार सक्सेना ने ये पद अनिल बैजल के इस्तीफे के बाद संभाला है। वहीं दिल्ली में विभिन्न विषयों पर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच लगातार चल रही रस्साकसी के बीच संतुलन बनाना भी नए उपराज्यपाल के लिए आसान नहीं होगा। इनमें सबसे महत्वपूर्ण विषय सर्विसेज से जुड़ा हुआ है। इस मसले पर दिल्ली और केंद्र के बीच टकराव पहले से ही चल रहा है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। वहीं दिल्ली के नवनियुक्त उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आए पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन नाराज होकर वापस लौट गए। बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जिस पंक्ति में उन्हें बैठाया जा रहा था, वो वहां बैठना नहीं चाहते थे। मैं विनय कुमार सक्सेना ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में अपने कर्तव्यों के समन्वय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं विनय कुमार सक्सेना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिप्रेक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं दिल्ली की जनता की सेवा और कल्याण से निरंतर रहूंगा। और चलिए बात करते हैं मंकी पॉक्स की। आपको बता दें कि कोरोना के बाद अब मंकी पॉक्स का खतरा देश पर मंडराने लगा है। कई देशों में मंकी पॉक्स के मामले सामने आने के साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को सलाह दी है कि वो अस्पतालों को इस रोग के लक्षण वाले उन मरीजों पर नजर रखने का निर्देश दे जो हाल ही में मंकी पॉक्स से संक्रमित देशों की यात्रा कर चुके हैं। ऐसे मरीजों को आइसोलेट केंद्रों में रखने को कहा गया है। सूत्रों के अनुसार अब तक केवल एक व्यक्ति को मंकी पॉक्स संक्रमण के लक्षण होने पर आइसोलेशन में रखा गया है, जिसने कनाडा की यात्रा की थी। उक्त यात्री के नमूने को पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान में हुई जांच में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई थी। यात्री किस हवाई अड्डे पर पहुंचा था, इसका खुलासा नहीं किया गया है। ब्रिटेन, इटली, पुर्तगाल, स्पेन, कनाडा और अमेरिका से मंकी पॉक्स के मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा विवाद अभी थमा नहीं है। इसी बीच अमरावती से सांसद नवनीत राणा को जान से मारने की धमकी मिली है। नवनीत राणा ने दिल्ली पुलिस से इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है। राणा के मुताबिक उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। नवनीत राणा ने अपनी शिकायत में कहा है कि उन्हें मंगलवार शाम को फोन आया था। फोन पर उनसे कहा गया कि आपको महाराष्ट्र नहीं आने देंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो उसे जान से मार देंगे। राणा ने बताया कि उन्हें एक नंबर से 11 बार कॉल आई है। शिकायत में नवनीत राणा ने कहा है कि इन धमकियों की वजह से वो काफी भयभीत है, मानसिक रूप से आहत और डरी हुई भी हैं। बता दें कि नवनीत राणा ने दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नवनीत राणा ने धमकी देने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और शिवसेना के बीच पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा है। बता दें कि राणा दंपति ने पिछले दिनों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था।
इसके बाद शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने राणा दंपत्ति के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। इस पर महाराष्ट्र पुलिस ने राणा दंपत्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने नवनीत राणा पर भड़काऊ बयानबाजी, समाज में अशांति फैलाने के आरोपों के तहत 153A का मामला दर्ज किया था। इसके बाद में दोनों पर पुलिस ने राजद्रोह का भी केस दर्ज किया। हालांकि मुंबई सत्र न्यायालय ने सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को जमानत दे दी थी। और यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतीय नौसेना के गोदावरी श्रेणी का अंतिम युद्धपोत INS गोमती राष्ट्र को 34 साल की शानदार सेवा देने के बाद 28 मई को सेवा मुक्त कर दिया गया है। आपको बताया दें कि रिटायर होने के बाद इस योद्धा को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती नदी के किनारे संग्रहालय के रूप में जिंदा रखने का योजना है। गोदावरी श्रेणी के इस फ्रिगेट का निर्माण पूरी तरह से स्वदेशी रूप से करके 1988 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। गोदावरी क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट के अंतिम जहाज INS गोमती की डिजाइन नौसेना के डिजाइन निर्देशालय ने तैयार की थी और मझगांव डॉक्स लिमिटेड MDL ने स्वदेशी रूप से इसका निर्माण किया था। युद्धपोत INS गोमती का वजन 3860 टन, लंबाई करीब 126.5 मीटर, चौड़ाई 14.5 मीटर है। इसकी गति 27 नॉटिकल माइल प्रति घंटा है और ये एक साथ 313 व्यक्तियों को ले जा सकता है। एंटी-शिप एयर मिसाइल सिस्टम, 76 mm की गन, सोनार मिसाइल सिस्टम, E-बैंड रेडार से लैस इस युद्धपोत में 2 लड़ाकू हेलीकॉप्टर तैनात रह सकते हैं। 19 मार्च 1984 को लॉन्चिंग के बाद गोदावरी श्रेणी का ये अंतिम युद्धपोत 16 अप्रैल 1988 को नौसेना में शामिल किया गया था। INS गोमती F-21 फिलहाल मुंबई में नेवी की ईस्टर्न कमांड के पास है। इस युद्धपोत का नामकरण गोमती नदी के नाम पर किया गया था, इसलिए देश की सेवा से रिटायर होने के बाद इसे लखनऊ स्थित गोमती रिवर फ्रंट पर स्थापित किया जाएगा। नौसेना से इजाजत मिलने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे लखनऊ लाने का प्रयास शुरू कर दिया है। यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया है कि 28 मई को प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश कुमार मेश्राम मुंबई जाएंगे। वहां नौसेना के अधिकारी औपचारिक रूप से INS गोमती पर्यटन विभाग को सौंपेंगे। INS गोमती को स्मारक का स्वरूप देने के लिए रिवर फ्रंट पर फिलहाल 3 स्थान चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से नौसेना की ओर से एक स्थान को मंजूरी मिलने का इंतजार है। INS गोमती को समुद्री मार्ग से ही लाया जा सकता है, लेकिन लखनऊ तक समुद्री मार्ग न होने से इसे अलग अलग टुकड़ों में लाकर चुने गए स्थानों पर असेंबल किया जाएगा। जहाज में स्थापित हेलीकॉप्टर और मिसाइल सहित सभी सैन्य उपकरण लखनऊ लाकर विशेष संग्रहालय में प्रदर्शित किए जाएंगे। गोमती रिवर फ्रंट पर स्थापित होने के बाद इसे दर्शकों को देखने के लिए खोला जाएगा। इसके परिसर में एक रेस्टोरेंट के साथ ही पर्यटकों के लिए अन्य आकर्षक चीजें भी विकसित किए जाएंगे। इसके पीछे प्रदेश सरकार की मंशा नई पीढ़ी को इस संग्रहालय के माध्यम से देश सेवा की भावना से जोड़ना और पर्यटन को बढ़ावा देने की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से ही सांसद हैं, इसलिए माना जा रहा है कि उनके संसदीय क्षेत्र की शोभा बढ़ाने के लिए INS गोमती को रिटायर होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को देने का फैसला किया गया है। भारतीय नौसेना के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। नौसेना ने एक और गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली है। एंटी सबमरीन स्टील्थ फ्रिगेट पनडुब्बी रोधी स्टील्थ मिसाइल से निचली सतह पर स्थित एक लक्ष्य पर निशाना साधेगी।
नौसेना ने कहा है कि ये हिट फर्स्ट हिट हार्ड यानी पहले मारो और खरारा मारो के अपने मंत्र की दिशा में एक और कदम है। पनडुब्बी रोधी ये मिसाइल दुश्मन पर छुपकर वार करने में समर्थ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 40वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में काम करने वाली एजेंसियों को अमृत सरोवर के तहत विकसित किए जा रहे जल निकायों के साथ अपनी परियोजनाओं का नक्शा बनाना चाहिए। बैठक में 8 परियोजनाओं और एक कार्यक्रम सहित एजेंडे के 9 विषयों की समीक्षा की गई। 8 परियोजनाओं में रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में प्रत्येक की 2 परियोजनाओं के साथ साथ बिजली मंत्रालय और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की एक परियोजना शामिल थी। इन 8 परियोजनाओं की कुल लागत 59,900 करोड़ रुपए है, जो 14 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, ओडिशा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और झारखंड से संबंधित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अवसंरचना क्षेत्र में काम करने वाली एजेंसियों जैसे सड़क और रेलवे अमृत सरोवर के तहत विकसित किए जा रहे जल निकायों के साथ अपनी परियोजनाओं का नक्शा तैयार करें। ये एक जीत की स्थिति होगी, क्योंकि अमृत सरोवर के लिए खोदकर निकाली गई सामग्री का उपयोग एजेंसियों द्वारा सिविल कार्यों के लिए किया जा सकता है। पंजाब सरकार ने राज्य में सभी तरह के अनधिकृत कॉलोनी में काटे गए प्लॉट और बनाए गए मकानों की खरीद बिक्री संबंधी रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से अनधिकृत कॉलोनी के प्लॉट और मकानों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं आदेश में कहा गया है कि पंजाब अनधिकृत और अवैध कॉलोनी को गंभीर समस्या का सामना कर रहा है, जो कि राज्य भर में कुकुरमुत्ते की तरह उभर आई हैं और जिसका परिणाम बेतरतीबी शहरीकरण के रूप में सामने आ रहा है। और अब बात उत्तर प्रदेश के बजट की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 2.0 का पहला बजट आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया। बता दें कि ये सबसे बड़े सूबे का सबसे बड़ा बजट है, क्योंकि राज्य के इतिहास में पहली बार बजट लगभग 6,10,000 करोड़ के करीब है। इस नए बजट से आमजन की उम्मीदें जुड़ी हैं। विधानसभा में वित्त मंत्री ने बताया कि योगी सरकार ने प्रदेश में कानून का राज्य स्थापित किया है, आमजन को शासन प्रशासन के मध्य सुलभ किया है। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 2 सालों में उत्तर प्रदेश ने कोविड महामारी से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सूझबूझ के साथ काम किया। उन्होंने कहा कि संकट में ही नेतृत्व की पहचान होती है, ऐसे में इन दोनों नेताओं की पहचान वैश्विक स्तर पर है। हमारी सरकार ने किसानों के ऋणमोचन का कार्य किया है। अब तक 1,72,000 से अधिक मूल्य का गन्ना भुगतान हुआ है। 2017-18 से 2021-2022 का कार्यकाल हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में सफलताओं और प्रदेश के दीर्घकालिक व सतत विकास की नीतियों के प्रतिपादन और निष्पादन का रहा है। हमने प्रदेश में कानून का राज कायम किया, माफियाओं, गुंडों और दंगाइयों के आतंक से जन सामान्य को राहत दिलाई। प्रदेश में उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया गया। आधुनिक तकनीकों के प्रयोग को शासन प्रशासन और सामान्य जन के मध्य बढ़ावा दिया गया। अवस्थापना सुविधाओं में अभूतपूर्व विस्तार किया गया। चिकित्सा सुविधाओं, विशेषकर कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी की चुनौती से निपटने और अन्य संक्रामक रोगों की रोकथाम और इलाज के क्षेत्र में विश्व स्तरीय कीर्तिमान स्थापित किए गए।
मानवर ये सबके समक्ष है कि पिछले 2 वर्षों में पूरे विश्व और देश के साथ उत्तर प्रदेश ने कोविड-19 जैसे वैश्विक महामारी का, जिसके समक्ष विश्व की बड़ी शक्तियां कहे जाने वाले देश बेबस और लाचार नजर आए, की विभीषिका को माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में बड़ी सूझबूझ और धैर्य के साथ सामना किया। प्रशासन तंत्र और हमारे देशव्यापी व प्रदेशवासी इस चुनौतीपूर्ण समय में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। ऐसी परिस्थितियों में यही नेतृत्व की परीक्षा होती है। ये कहने में अतिशयोक्त नहीं होगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के अद्भुत नेतृत्व प्रदान किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई। मैं इन दोनों उत्तम नेताओं को ये पंक्तियां समर्पित करता हूं। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल माननीय हमारी सरकार ने पिछले कार्यकाल के पहले वर्ष में प्रदेश के 86 लाख लघु और सीमांत किसानों के फसली ऋण को मोचन कराया गया। गन्ना मूल्य भुगतान में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। हमारी सरकार द्वारा पेराई सत्र 17-18 से 2021-22 तक के सापेक्ष 16 मई 2022 तक 1,72,745 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान कराया, जो एक कीर्तिमान है। इसमें पूर्व वर्षों की 10,662 करोड़ रुपए की धनराशि भी शामिल है। ये धनराशि वर्ष 2012 से 2017 के मध्य हुए गन्ना मूल्य भुगतान से 77,500 करोड़ रुपए अधिक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 2.55 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए वार्षिक आर्थिक सहायता दिलाकर उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। हमने इन्वेस्टर समिट 2018 का आयोजन कराया, जिसमें प्राप्त 4.68 लाख करोड़ रुपए तक के निवेश प्रस्तावों में से लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में है। इन निवेशों से 5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। आगामी 3 जून को इन्वेस्टर समिट की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जाएगा। कोविड कालखंड में औद्योगिक निवेश की गति को बनाए रखने हेतु विशेष हेल्प डेस्क संचालित किया गया। राज्य सरकार एक्सप्रेसवे, जल मार्ग, हवाई अड्डों तथा अन्य मल्टी मॉडल परियोजनाओं के माध्यम से विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे तथा निर्बाध कनेक्टिविटी के विकास को सुनिश्चित करते हुए त्वरित अवस्थापना विकास को बढ़ावा दे रही है। उत्तर प्रदेश 5 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला प्रदेश बन गया है। लखनऊ एवं वाराणसी में वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों तथा कुशीनगर में नवीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ ही जेवर में नोएडा ग्रीन फील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ उत्तर प्रदेश शीघ्र ही 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला प्रदेश बन जाएगा। विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं जैसे मेडिकल डिवाइस पार्क, ड्रग पार्क, धनवंतरी हेल्थ पार्क, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, IIT, GNL ग्रेटर नोएडा, फिल्म सिटी की स्थापना, मेगा फूड पार्क, ट्रांसगंगा सिटी, प्लास्टिक सिटी, गारमेंट पार्क, लॉजिस्टिक्स हब, अपैरल पार्क, टॉय पार्क, हस्तशिल्प पार्क, प्लेटेड फैक्ट्रियां आदि के संबंध में द्रुत गति से कार्रवाई प्रचलित है। प्रदेश के सभी जनपदों के उत्पादों एवं पारंपरिक शिल्पों के समग्र विकास हेतु संचालित एक जनपद एक उत्पाद के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश से होने वाला निर्यात 88,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1.56 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यह हर्ष का विषय है कि उत्तर प्रदेश एक उत्कृष्ट निवेश डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। इस दिशा में राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में अभूतपूर्व प्रगति करते हुए देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश स्तर पर अंतर जनपदीय राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी संचालित किए जाने के उपरांत भारत सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत प्रदेश में राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा माह मई 2020 से लागू है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कार्ड धारक अन्य राज्यों की किसी भी उचित दर की दुकान से अपना खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।
मई 2020 से मार्च 2022 तक अन्य राज्यों के 37,971 राशन कार्ड धारकों द्वारा उत्तर प्रदेश से तथा उत्तर प्रदेश के 8,99,798 कार्ड धारकों द्वारा अन्य राज्यों से अपना खाद्यान्न प्राप्त किया गया है। राज्य सरकार द्वारा अंत्योदय एवं पात्रग्रस्ती कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न के साथ साथ आयोडाइज नमक, साबुन, चना एवं खाद्य तेल दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक निःशुल्क वितरित कराया गया, जिस पर लगभग 4,801 करोड़ रुपया का व्यय हुआ। इस योजना से प्रदेश के लगभग 15 करोड़ लोग लाभान्वित हुए। ये देश का विशालतम खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम है, जिसका विस्तार अप्रैल 2022 से जून 2022 तक कर दिया गया है। प्रदेश के 15 करोड़ निर्धन व्यक्तियों को मुफ्त अनाज तथा 3 करोड़ मजदूरों को मार्च 2022 तक 500 रुपए प्रतिमाह का भत्ता और 98 लाख नागरिकों को 1,000 रुपए प्रतिमाह का भत्ता दिया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की 1.67 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला प्रदेश बना। पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 42,50,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 2 करोड़ 61 लाख व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराकर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। सौभाग्य योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 41 लाख मुफ्त विद्युत कनेक्शन दिए गए। एंटी भू माफिया अभियान के अंतर्गत 64,398 हेक्टेयर की भूमि अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई है। 2,471 आक्रमणकर्ताओं को भू माफिया के रूप में चिन्हित किया गया है। वर्तमान में 186 भू माफिया जेल में निरुद्ध हैं तथा 42 और वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कानपुर को बड़ी सौगात दी है। बता दें कि सुरेश खन्ना ने बताया है कि आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एटीएस सेंटर देवबंद का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा और इसके साथ ही मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़ और रामपुर में एटीएस सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एटीएस सेंटर देवबंद का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे शीघ्र पूर्ण किया जाएगा तथा मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़ और रामपुर में एटीएस सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। पुलिस इमरजेंसी प्रबंध प्रणाली के अंतर्गत यूपी 112 विदिन ब्रैकेट डायल 100 योजना के द्वितीय चरण को वित्तीय वर्ष 2022-2023 में प्रारंभ किया जाना है। इसके सुदृढ़ीकरण हेतु 730 करोड़ 88 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। और योगी सरकार 2.0 का पहला बजट पेश हो चुका है, जहां एक ओर सरकार इसे यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट बता रही है और जनता के हित वाला बता रही है और अपनी पीठ थपथपा रही है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, आइए आपको सुनाते हैं। महंगाई बढ़ रही है, जो कीमत दालों की है, तेल जो खरीदा जाता है उसकी कीमत, डीजल पेट्रोल की कीमत, सीमेंट की, स्टील की, और लगातार आप देखेंगे महंगाई बढ़ी है। इनके लगातार बजट आने से गांव में उदासी है। हमारा नौजवान जो उम्मीद लगा करके बैठा था नौकरी और रोजगार मिलेगा, आंकड़ों में तो दिखाई दे रहा है कि नौकरी और रोजगार है। अगर सरकार के आंकड़े देखें तो आंकड़ों में तो दिखता है, लेकिन जमीन पर गांव में अभी भी बड़े पैमाने पर नौजवानों के हाथ में काम नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। और फिर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर में या गरीब की मदद के लिए योजना चलानी चाहिए थी, वो सरकार नहीं चला पा रही है। समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को राज्यसभा का प्रत्याशी घोषित किया है। इसकी जानकारी समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर दी है। सपा ने ट्वीट कर लिखा है कि जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल से राज्यसभा के संयुक्त प्रत्याशी होंगे। बता दें कि इससे पहले कपिल सिब्बल और जावेद अली खान ने सपा से राज्यसभा चुनाव का नामांकन दाखिल किया था। साल 2014 से 2020 तक सपा के राज्यसभा सदस्य रहे 59 वर्षीय खान ने सपा के
वरिष्ठ नेताओं रामगोपाल यादव, अंबिका चौधरी और अन्य की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे कपिल सिब्बल ने ही सपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया। रामनगरी अयोध्या के करोड़ों राम भक्तों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। 1 जून से श्री राम जन्मभूमि की गर्भगृह की प्रथम शिला रखी जाएगी, जिसके लिए वैदिक आचार्यों के द्वारा शिला का पूजन किया जाएगा। ट्रस्ट के द्वारा जानकारी साझा की गई है कि ये पहली शिला सितंबर 1990 से प्रारंभ हुई मंदिर निर्माण कार्यशाला नक्काशी के लिए किए गए पत्थर होंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधि विधान पूर्वक पूजन के बाद उसे रखेंगे। 90 में जब कार्यशाला प्रारंभ हुई तो वो शिलाएं जो है नक्काशी होती रही। अब इसमें 90 से प्रारंभ हुई कार्यशाला में जो तराशी की गई, स्वाभाविक है कि गर्भगृह से ही शुरुआत होती है, तो गर्भगृह का ही पत्थर तराश कर उस समय रखा गया। और अब जो है जो कार्यक्रम श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र के अंतर्गत होने जा रहा संपन्न होगा, उसमें गर्भगृह से ही एक स्तंभ का या जो भी क्या कहेंगे शिला रखी जानी है, वह वही शिला रखी जाएगी जो पूर्व में तराशी जा चुकी है। बिल्कुल स्वाभाविक है कि यह जो 500 वर्षों का कालखंड था, जिसको लेकर हमारे हिंदू समाज ने, हमारे संतों ने, हमारे मनीषियों ने, हमारे संघ परिवार के पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने, स्वयंसेवकों ने जो संघर्ष किया, उसकी परिणति, उसकी सिद्धि अब होने जा रही है। बड़े उत्साह है हम लोगों के अंदर कि 2019 में निर्णय आया, तब से लगातार जो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो ट्रस्ट है वह अपनी गति के अनुसार उसको राम जन्मभूमि को और अधिक गति दे रहा है, क्योंकि निरंतर जो है जिस प्रकार से समिति की निर्माण समिति की बैठक आदरणीय नृपेंद्र मिश्र जी के संयोजन में और संगठन की जो ट्रस्ट है उसकी बैठक जो है श्री चंपत राय जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से हो रही है और जो जिस प्रकार से वह संयोजन कर रहे हैं दोनों मिलकर, वह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मुझे लगता है कि इतनी गति से जो है काम संसार में या विश्व में या हम कहेंगे भारत में सर्वप्रथम ऐसा मंदिर है जिसमें इतनी गति के साथ काम किया जा रहा है। भारत में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची महंगाई की मार से सिर्फ आम लोग ही प्रभावित नहीं हो रहे हैं, अब महंगाई सरकार के फैसलों पर भी असर डालने लगी है। और वहीं इसके कारण जीएसटी के स्लैब और दरों में बदलाव की योजना के बाद के लिए टाल दिया गया है। ऐसे समय में जब चीजों की कीमतें पहले से ही आसमान पर है, ऐसे केंद्र और राज्य सरकारें टैक्स की दरों में कोई बदलाव कर नया रिस्क नहीं लेना चाहती। दरअसल पहले ही कोविड-19 ने दुनिया भर को प्रभावित करके रखा हुआ है। उसके बाद हुई रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई ने हालात बद से बदतर बना दिए हैं। इसके चलते अनाजों में कमी हो रही है और इनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। ये बाहरी फैक्टर और चीजों की कमी और महंगाई को प्रभावित कर रहे हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने टैक्स कलेक्शन बढ़ाने का फैसला किया है और जीएसटी दरों में प्रस्तावित बदलाव को फिलहाल के लिए टालने का फैसला लिया है, जिसका अंतिम निर्णय जीएसटी काउंसिल करती है। बता दें कि लंबे समय से काउंसिल की बैठक नहीं हुई है। जीएसटी काउंसिल की आखिरी बैठक पिछले साल सितंबर से लखनऊ में हुई थी। वहीं सूत्रों का मानना है कि काउंसिल की बैठक को अब और टालना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है और बैठक को इसके बाद के लिए टाला नहीं जा सकता है। वहीं संसद सत्र से पहले भी जीएसटी काउंसिल की बैठक हो सकती है। हालांकि इस बात के चांसेस काफी कम है, क्योंकि इस साल के अंत में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पिछली बैठक में काउंसिल ने राज्यों के वित्त मंत्रियों को जीएसटी दरों पर गौर करने का काम दिया था। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई में हुई इस बैठक में 28% के सबसे ऊंचे स्लैब में महज 50 सामान रखे गए थे। उस बैठक में काउंसिल ने 178 सामानों पर टैक्स की दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई थी और कई सामानों पर टैक्स की दर 5% से घटाकर 0 कर दी गई थी। बता दें कि कोरोना महामारी में लगे लॉकडाउन के समय जीएसटी कलेक्शन में भारी गिरावट आई थी और अब ये सुधर चुका है।
और फिलहाल के लिए देश दुनिया की खबरों में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए JMD न्यूज। हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMD News Flash।